सो है गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेनोपॉज। पिछली क्लासेज में हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों डिस्कस किए थे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एबनॉर्मलिटीज होती है उनके बारे में। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से जो एम्स के जितने मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे एफएमजी हो गया, नॉटसेट हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम्स हो गए, उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू वो हम डिस्कस करेंगे। और प्लस में जितने भी थ्योरी एग्ज़ाम्स होती हैं एम्स में, थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके बाद में आता है मेनोपॉज। इस पर शॉर्ट नोट्स मोस्टली पूछा जाता है। तो इस मेनोपॉज में क्या होता है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो क्या होती है वुमेंस में होती है। तो ये क्या होता है कि बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स के बीच में ये मेनोपॉज प्रोसेस होती है। ठीक है, जब क्या होता है मेनोपॉज किसको बोलते हैं, ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवम या एग्स एंड हार्मोन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो ओवेरी से जितने हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, इनका सिक्रेशन होता है, एफएसएच और एलएच इनका। तो इनका क्या करता है, जो बाद में जब एग ओवम प्रोड्यूस होता है तो उससे भी क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनती है। कार्पस ल्यूटियम से कौन कौन से जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा ये प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, उन सब का जो हार्मोन लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मेनोपॉज क्या होते हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। देन एज कौन सी होती है, 45 to 55 ईयर ऑफ एज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्ड सिंस लास्ट देन 12 मंथ्स। मतलब इस एज में अगर 1 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है और स्टॉप्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। देन मैटरनल हिस्ट्री नॉट अफेक्ट द एज ऑफ मेनोपॉज। ऐसा नहीं है कि जिस एज में आपकी मम्मी को, जो मदर को मेनोपॉज हुआ था उसी एज में आपको क्या होगा, मेनोपॉज होगा, ऐसा इसको अफेक्ट नहीं करती है। मेनार्क है एज डजंट अफेक्ट द एज ऑफ मेनोपॉज। और जो हमारी मेनार्क की एज होती है जिसमें हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, कि जैसे 15 ईयर्स हम लेते हैं, 15 to 45 के बीच में 30 ईयर का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो उसके बीच में ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 30 ईयर ही होना है, लाइक अगर मेरे को 16 ईयर में आया और 45 में 46 में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 30 ईयर का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ऐसा नहीं है। मेनार्क एज डजंट अफेक्ट द एज ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि इसकी स्टेजेस होती है, जैसे प्री मेनोपॉज हो गया, पोस्ट मेनोपॉज हो गया। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और मेनोपॉज, तो इसमें क्या होगा, अगर बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स अगर मेनोपॉज होता है तो उसको बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज। ठीक है, 40 to 45 ईयर के बीच में, इन बिटवीन 40 to 45 ईयर अगर मेनोपॉज अगर होता है तो उसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज। ठीक है, 45 to 55 ये नेचुरल एज है, नॉर्मल एज है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल मेनोपॉज। अगर 55 के बाद में मेनोपॉज होता है तो उसको बोलते हैं डिलेड मेनोपॉज। ठीक है, देन उसके बाद में जो इनकी जो प्री मेनोपॉज, नॉर्मल और डिलेड मेनोपॉज, ये होते हैं पेरी मेनोपॉज, इसको बोलते हैं कॉमनली पेरी मेनोपॉज। ठीक है, तो एक एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि जो आर्टिफिशियल मेनोपॉज या प्लांट मेनोपॉज होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसी टॉपिक से एक एमसीक्यू होता है। ठीक है, इसमें होता है सर्जिकल और रेडिएशन। ठीक है, जो आर्टिफिशियल मेनोपॉज में एक तो होता है नेचुरली, जो हमने पढ़ा कि नेचुरली स्टॉप्ड हो गया। ठीक है, एट द एज ऑफ 45 to 55। अगर हमें 40 ईयर्स से कम एज में या फिर इसी एज में जब मेनोपॉज नेचुरली नहीं हो रहा हो लेकिन हमने आर्टिफिशियली करवाया हो, प्लांट करवाया हो, तो उसको 2 टाइप से करते हैं, सर्जिकल एंड रेडिएशन। सर्जिकल में एक तो हमने स्ट्रक्टमी, मतलब कि यूट्रस से रिमूव कर दिया। हमने स्ट्रक्टमी एक वर्ड पढ़ा था जब हमने यूट्रस पढ़ा था तब, कि स्ट्रक्टमी का जो हिस्ट्रो वर्ड होता है वो यूट्रस के होता है। एक्टमी मतलब रिमूव करना, मतलब हमने क्या कर दिया, यूट्रस से रिमूव कर दिया। तो क्या होगा, मेनोपॉज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल हो गया। देन क्या हो गया, रेडिएशन के थ्रू हमने एक्सपोज द ओवेरी अगेंस्ट द गामा रेडिएशन। अगर रेडिएशन होगी तो क्या होगा, सप्रेस ऑफ द ओवेरियन फंक्शन। जो गामा रेडिएशन क्या करेगी, जो ओवेरियन फंक्शन है उसको सप्रेस कर देगी, तो ओवेरी क्या करेगी, रिलीज नहीं करेगी ओवम को, और ओवम रिलीज नहीं होगा तो जो भी प्रोसेस है वो नहीं होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हिस्टेक्टमी होती है वो होती है 2 टाइप्स की। एक तो होती है एब्डोमिनल, एक होती है वेजाइनल। ठीक है, वेजाइनल हिस्टेक्टमी हम कब करते हैं, जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया हो। यूट्राइन प्रोलैप्स में एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, डिसेंड डाउन हो जाता है।
तो हम ये आगे जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। देन ओवीज फीमेल्स में क्या करेंगे, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करेंगे, क्योंकि जो ओवीज फीमेल होती है उनमें क्या होती है, बहुत सारा फैट होता है एब्डोमेन पे, तो वो क्या करता है कि उसको इंसिजन के लिए वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर हो पाता है एब्डोमेन पर, तो हम क्या करते हैं उसमें भी वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करते हैं। ठीक है। देन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में क्या होता है कि ये 5 टाइप्स की होती है। एक तो सब टोटल होती है, टोटल होती है, देन पेन हिस्टेक्टोमी होती है, देन एक्सटेंडेड होती है, देन रेडिकल होती है। सब टोटल में क्या होता है कि रिमूव द कॉर्पस पार्ट ऑफ द यूट्रस। हमने यूट्रस में पढ़ा था कि यूट्रस के पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें सबसे ऊपर वाला कॉर्पस पार्ट था, देन सर्विक्स था। दो इसमें क्या होता है, जो कॉर्पस पार्ट में 2 पार्ट होते हैं यूट्रस के, फंडस एंड बॉडी, हमने पढ़ा था दिस वन द यूट्रस। ये जो उभरा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं फंडस, देन ये बॉडी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो हमने मसल्स वगैरह ये सब स्टडी किया था, वो हमने यूट्रस में आप जाके देख सकते हो। अगर किसी को आ रही है दिक्कत कि कॉर्पस पार्ट कौन सा है, ये सब यूट्रस में पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा है इसके बारे में। तो इसमें क्या करते हैं, रिमूव द कॉर्पस पार्ट ऑफ द यूट्रस। सब टोटल मतलब पूरा नहीं हटाया, उसका कुछ पार्ट हटाया यूट्रस का। देन टोटल में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूट्रस, ठीक है, ये पूरा ही रिमूव कर दिया इसमें। देन पेन हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस विथ ओवेरी एंड फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ द यूट्रस, हो गया हिस्टेक्टोमी। देन क्या होगा, ओवेरियन, जो हमने यूट्रस के ही पार्ट में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उसमें साल्पिंगो टर्म आती है फेलोपियन ट्यूब के लिए, ओवेरी के लिए उफर, तो साल्पिंगो उफ्रेक्टमी भी बोलते हैं इसको। हिस्टेक्टोमी प्लस बायलेटरल साल्पिंगो उफ्रेक्टमी, ठीक है, और एक्टमी का मतलब रिमूव करना, ठीक है। एक्सटेंडेड में क्या हो गया, हमने यूट्रस को भी रिमूव कर दिया, देन ओवेरी, देन फेलोपियन ट्यूब प्लस अपर थर्ड पार्ट ऑफ द वेजाइना। एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड किया पेन हिस्टेक्टमी को, यूट्रस प्लस ओवेरी प्लस फेलोपियन ट्यूब प्लस अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना। देन रेडिकल में क्या करा हमने, एक्सटेंडेड मतलब अपर 1/3 ऑफ वेजाइना प्लस सराउंडिंग्स लिम्फ नोड्स को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ से एक और एमसीक्यू बनता है कि जो ये सारा भी एमसीक्यू पार्ट ही है कि इसमें आपको पूछ सकता है कि एक्सटेंडेड में क्या है पेन, ये सारा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन ही है यहाँ से, कि जो हमने आर्टिफिशियली लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में जब एमसीक्यू एक हो जाता है कि पोजीशन फॉर हिस्टेक्टोमी क्या है, तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये पोजीशन क्यों देते हैं, तो हम जानते हैं कि हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो ये होता है 1.5 to 2 लीटर, तो मोस्टली हम लेते हैं 1.5 लीटर। तो इसमें क्या करते हैं कि टू इंक्रीज वेनस प्रेशर, टू इंक्रीज वेनस रिटर्न, तो इसमें क्या करते हैं कि जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे तो इसमें क्या होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, तो जो ब्लड लॉस है वो क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस तो उतना ही होगा पर वेनस रिटर्न क्या है, इंक्रीज हो जाएगा जब हम ये पोजीशन देंगे, तो इसलिए हम ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। फिर होता है माल न्यूट्रिशन थिनर वुमेंस में जो प्रोन टू अर्ली मेनोपॉज, जो माल न्यूट्रिश और जो थिनर वुमेन होती है वो क्या होती है, प्रोन टू अर्ली मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज के लिए प्रोन होती है ज़्यादा, उनमें क्या होता है अर्ली मेनोपॉज अकर होता है, कि जितनी भी स्टडीज में देखा है हमने तो वो ज़्यादा प्रोन होती है अर्ली मेनोपॉज के लिए। फिर उसके बाद में होता है मैकेनिज्म ऑफ द मेनोपॉज। जब मेनोपॉज कैसे होता है, जैसे जैसे FSH एंड LH रेजिस्ट अगेन द ओवेरियन फॉलिकल्स, जो FSH और LH होता है जो ओवेरी से सिक्रेट हो रहे थे उन वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करने लग जाते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स में, बिकॉज ऑफ द एज ऑफ मेनोपॉज। आपने देखा था कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, फिटस में कितने फॉलिकल्स थे, मिलियंस में, देन जो मेनोपॉज की एज तक आते आते लेस देन 10 के फॉलिकल्स क्या होते, हमने ये इसी में पढ़ा था जब हमने मेसोसाइकिल स्टार्ट किया था, तो उसी में पढ़ा था कि जो इस एज तक आते आते मेनोपॉज की एज तक 10 के फॉलिकल्स ही रिमेन रहते हैं, बाकी सारे फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, तो अब फॉलिकल्स बहुत कम हो गए, तो फॉलिकल क्या नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे। अगर ग्रो नहीं कर रहे तो हमने पढ़ा था जो एक ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ग्रो करता है, जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है ग्रो करता है, और उसी से क्या होता है आगे ओवम डेवलप होता है,
तो नो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओवम और जो कार्पस ल्यूटियम है जो बनती थी इससे जो कॉर्पस लूटियम क्या होगी, डेवलप नहीं होगी। कार्पस लूटियम से हमने पढ़ा था कि दो हॉर्मोन्स मोस्टली होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम से नहीं बन रहे हैं तो क्या होगा, इनका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनका लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा तो नो प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। हमने जो मेस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज पढ़ी थी, इसमें एक आता है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें क्या होता है एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है, उसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है फॉर द मेस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपेयर होगी तो सेड ऑफ हो जाएगी। अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो रही और मेस्ट्रुअल साइकिल में सेड ऑफ के लिए प्रिपेयर नहीं हो रही तो क्या होगा, देर इज नो सेड ऑफ द एंडोमेट्रियम, देन क्या होगा, एमेनोरिया आकर होगा। उस एमेनोरिया को जो परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 12 मंथ्स में अगर एमेनोरिया होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। देन अब बात कर ली हमने FSH और LH की कि कब इसका एक नॉर्मल लेवल होता है, कब इसका डिक्रीज लेवल मानते हैं। तो हम मानते हैं कि जो FSH होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml इन रिप्रोडक्टिव एज। बट इन मेनोपॉज इस FSH को क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो ये क्या करने लग जाएगा, रेजिस्ट करने लग जाएगा फॉलिकल्स के अगेंस्ट, और फॉलिकल्स क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होने लग जाएंगे। फिर होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 50 to 300 पिगो पर ml, PG पर ml। देन प्रोजेस्टेरोन की जो एट द मेनोपॉज क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 10 to 20। अब देखा FSH क्या हो रहा है, FSH और LH क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन और जब रजिस्ट करेंगे तो फॉलिकल्स क्या होगी, कम होगी। फॉलिकल्स कम होंगे तो वही पूरा जो साइकिल हमने पढ़ा था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कार्पस ल्यूटियम नहीं बनने के कारण लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर एट द मेनोपॉज कितना लेवल डिक्रीज हो जाएगा, 10 to 20 PG पर ml आ जाएगा। देन इसके बाद में पिकोग्राम पर ml आ जाएगा। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में कितना होता है, 1 to 6 नैनोग्राम पर ml होता है। ठीक है, बट द एज ऑफ द इन प्रेगनेंसी ये कितना इंक्रीज, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन सस्टेन कर रहा है प्रेगनेंसी को टिल 3 मंथ्स। क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करता है। आफ्टर 3 मंथ्स जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करता है टू सस्टेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या होगा, मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml हो जाएगा इसका लेवल। इन मेनोपॉज में वापस डिक्रीज हो गया, 1 to 2 नैनोग्राम पर ml हो जाएगा। ठीक है, ये MCQ होता है। इसमें क्या होता है कि FSH का नॉर्मल वैल्यू मेनोपॉज के टाइम कितना वैल्यू होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की नॉर्मल वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, नॉन प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेगनेंसी में इसकी वैल्यू कम होती है तो मतलब कि जो वुमेन है वो मे बी टेंड्स टू बी अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन हो सकता है जो भी लेडी है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो इन सब का एक अच्छे से हम वैल्यू एनालिसिस करते हैं और ये इसकी क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि कितना लेवल है। फिर स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज में हमने वही पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के बारे में पढ़ा था। इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स और मूड चेंजेस, वेजाइनल ड्राइनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, वेट गेन। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेनोपॉज वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम ये सारे सिम्टम्स पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन होता है हॉट फ्लैशेस, जिसमें सडन फीलिंग ऑफ द हीट, स्वेटिंग एंड फ्लशिंग होती है। तो ये सारा हम क्यों होती है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद में स्टेजेस ऑफ द, इसमें पेरी मेनोपॉज में क्या होगा, द ट्रांजिशन पीरियड लीडिंग अप टू द मेनोपॉज विच कैन लास्ट सेवरल ईयर्स। ठीक है, फिर मेनोपॉज वाले आ जाएगी एट द पॉइंट विच ए वुमन हैज़ नॉट हैड ए मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। मैंने बताया ना कि 12 मंथ्स के लिए अगर रेगुलर वुमेन्स क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं कि मेनोपॉज आ गया। देन पोस्ट मेनोपॉज, द स्टेज आफ्टर मेनोपॉज ड्यूरिंग विच हार्मोन्स लेवल रिमेन्स लो। मतलब कि उसके बाद में क्या होगा, हार्मोन्स लेवल वो हो गए। तो हमने इसमें क्या है
कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में पढ़ेंगे आगे ऑर्गन चेंजेस के बाद में ही। तो उसमें क्या होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज, ये सब, एक्यूपंक्चर, हर्बल सप्लीमेंट्स, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ये सारे क्या करेंगे हम एक एक करके स्टडी करेंगे जब ऑर्गन चेंजेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप इसका ना एक MCQ टाइप्स, आप जो भी मैंने जो इम्पोर्टेंट ट्रिपल स्टार लगा के लिख रखे हैं वो तो आप कर ही लेना। और इसका थ्योरी एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो थ्योरी एग्जाम्स है स्टूडेंट लाइफ में वो सारी भी इसमें से, जो मेनोपॉज पर एक मोस्टली OBG में क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, तो इसमें ये आप इतना लिखाओगे तो आपको पूरे प्रोबेबली पूरे में से पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, जैसे देते नहीं कॉलेज वाले, कि फिर भी अच्छे से पूरा आपने एक्सप्लेन करना है ये सब। तो मेन पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।